भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता हेतु ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। एक लगातार हम लोग प्रयासरत थे, ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध थे। तो ये जो ऐतिहासिक घटनाएं थी उनकी एक श्रृंखला थी, जिसका अंतिम उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। और यह लगातार 1857 से 1947 ईस्वी तक चला। भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से उभरा था और बाद में इसने नवगठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जड़ें जमा ली, जिसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकार के साथ साथ यहां के मूल निवासियों के लिए अधिक आर्थिक अधिकारों की मांग की। वहीं 20वीं सदी आते आते 20वीं सदी के पूर्वार्ध में स्वशासन के प्रति आर्थिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देखा गया। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के चरणों की विशेषता महात्मा गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस द्वारा गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की नीति थी को अपनाना था। और गांधी जी की विचारधारा के प्रमुख लोगों ने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम भारती, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद और वहीं बहुत से बुद्धिजीवी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुब्रमण्यम भारती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जैसे बुद्धिजीवियों ने देशभक्ति, जागरूकता फैलाई। देशभक्ति की जो जागरूकता फैली उससे जनमानस जाग उठा। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रीतिलता वादेदार और कस्तूरबा गांधी जैसी महिला नेताओं ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति, स्वतंत्रता और संग्राम, पहली बार महिलाओं की भागीदारी जो थी उसने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक आग का काम किया, आग में घी का काम किया और उनकी भागीदारी को इन महिलाओं ने बढ़ावा दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन निरंतर वैचारिक विकास, जब ऐसे बुद्धिजीवी लोग आ गए तो वैचारिक विकास में था। अनिवार्य रूप से उपनिवेशवाद विरोधी, यह एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और नागरिक स्वतंत्रतावादी राजनीतिक संरचना के साथ साथ स्वतंत्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी पूरक था। जब यह पूरक था तो 1930 का दशक आया। 1930 के दशक के बाद आंदोलन ने एक मजबूत समाजवादी अभिविन्यास प्राप्त कर लिया था और इसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुई, जिसने क्राउन आधिपत्य को समाप्त कर दिया था। ये ऐतिहासिक घटनाएं ही थी, ऐतिहासिक श्रृंखला ही थी जो 1947 आते आते हमने देश को आजाद कराया। लेकिन ब्रिटिश राज जो था उसने दो भागों में इसको बांट दिया, भारत को तब आजाद किया। और भारत की ही बात कर रहे हैं तो भारत जो आज जैसा है वैसा नहीं था। भारत में देशी रियासतें नहीं थी,
भारत में पाकिस्तान था, भारत में बांग्लादेश भी था, भारत में म्यांमार भी था, इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा इसको दी जाती है। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान, ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान, और इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा बांग्लादेश, जो आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं 1971 तक ये था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था। इस प्लेस की हम बात कर रहे हैं। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये पूर्वी पाकिस्तान था। अगर ये पाकिस्तान है तो ये पूर्वी पाकिस्तान है। इस तरीके से बंटवारा हुआ, और जब बांटा गया तो भारतीय अधिराज्य बन के तैयार हुआ। ये भारतीय अधिराज्य हो गया और इधर पाकिस्तान अधिराज्य हो गया। मेन चीज अब डोमिनियन के रूप में आ जाता है। 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 ये डेट है। भारत एक स्वायत्त शासन बना रहा। जब भारतीय संविधान ने भारत गणराज्य की स्थापना की, तब हम पूर्ण रूप से आजाद हुए, और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी। पाकिस्तान वहीं अधिराज्य जो है, हम 1950 को, जबकि पाकिस्तान 1956 अपना संविधान बनाता है, और एक प्रभुत्व यहां तक बना रहा था अंग्रेजों का पाकिस्तान पर। जब उसने अपना पहला संविधान अपनाया, तभी क्या होता है 1971 आता है। 1971 में इसको ये पार्ट खोना पड़ता है। ये जो पूर्वी पाकिस्तान आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का रूप ले लेता है 1971। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1857 ईस्वी में हुआ। भारत में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। भारत में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में इसको इंडियन म्यूटिनी कहा गया। इंडियन म्यूटिनी कहा गया। अब जब इंडियन म्यूटिनी कहा गया तो 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से नहीं हुई। ये मात्र एक घटना थी बैरकपुर में मंगल पांडे जी की। पहली शहादत मंगल पांडे जी ने दी 8 अप्रैल 1957 में बैरकपुर छावनी में। लेकिन बैरकपुर में ये घटना नहीं शुरू हुई। 1857 की क्रांति जो है वो बैरकपुर से न शुरू होके यह केवल 1857 की पहली घटना थी। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, रेजिडेंसी थी, उसके सिपाही थे, और इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे जी को। यहाँ से चिंगारी लगी, लेकिन ये चिंगारी जब भड़की तो मेरठ जाके विद्रोह का रूप ले लेती है। तो क्रांति की शुरुआत जो होती है वो मेरठ से होती है। इस समय अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उनका शासनकाल था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न, और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के सम्राट जो बने, या जिनको हम बादशाही वापसी लाना चाहते थे, वो दिल्ली में थे उस समय बहादुर शाह जफर सेकंड।
सेना का मुख्य कार्यालय जो था वो शिमला में था। तोपखाने का मुख्य कार्यालय जो था वो मेरठ में था। 1897 के झंडे का गीत की रचना जो की थी अजीमुल्ला साहब ने की थी। 1857 की क्रांति एक अनोखी क्रांति थी। उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, झंडे का रंग हरा। यहीं पर एक अखबार था आजादी ए पयामी, अखबार के संपादक थे उस समय मियां बेदार वक्त। इस अखबार का एक बहुत अहम भूमिका रही है। इस तरीके से हम देखें 1857 का पहला आंदोलन जो था हमारा, अगर हम सभी साथ मिलकर लड़े होते तो हमें 1857 में ही आजादी मिल गई होती। हम बहादुर शाह जफर को राजा बना चुके थे और अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों से बच गए। यही होता है जब क्रूर सरकार होती है तो उसके खिलाफ जन आक्रोश भी होता है। कई कारण होते हैं जन आक्रोश के, उसकी बात आज हम कर। चिंगारी जो लगी वो यहां से लगी बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे ने शहादत दी। यहीं से ये आग भड़कती है, कई केंद्रों में जाती है। हम अब तलाश में थे कि हमें क्या मिले, कोई ना कोई ऐसा हो कि जो ब्रिटेन है, एक राजा भी चाहिए था। तो इसलिए हम यहां से आग लगी और हम दिल्ली पहुंचे। मेरठ में फिर से क्या हुआ, विद्रोह हुआ। यहाँ का विद्रोह भड़का मेरठ में, मेरठ से दिल्ली। तो मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो 85 लगभग 90 सैनिक थे, जिसमें से 85 लोगों ने कारतूस का बहिष्कार किया और 1857 का विद्रोह मेरठ से ही प्रारंभ होता है। शुरुआत होती है 10 मई को। नेतृत्व करता थे कदम सिंह। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ के जो नेतृत्व करता थे वो थे कदम सिंह। कदम सिंह ने मेरठ में नेतृत्व किया। 20वीं रेजिमेंट के सैनिक थे कदम सिंह। 20वीं इन्फेंट्री के या नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद 11 मई आया। 11 मई में हम दिल्ली पहुंचे और जब दिल्ली पहुंचे तो यहां लाल किले में घेराव डाला सैनिकों ने और जो नेतृत्वकर्ता यहाँ के बने वो बने बहादुर शाह जफर सेकेंड। दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये बने। और सैनिकों ने जब इनसे आग्रह किया कि हम आपको शासक बनाना चाहते हैं, ये राजी हुए और इनको बादशाह ए हिंदुस्तान कहा गया। बादशाह ए हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान, बादशाह ए हिंदुस्तान कहा गया। इनके कमांडर इन चीफ जो दिल्ली के थे वो बख्त खां थे। कमांडर इन चीफ जो थे वो थे बख्त खां। बख्त खां ये भारतीय नेतृत्व करता है, दमन करता है। यहां पर हडसन आ जाते हैं, हडसन दिल्ली में दमन करते हैं। बहादुर शाह का मकबरा अगर देखा जाए तो रंगून में है, म्यांमार में है, रंगून में बना हुआ है। यही बात करें जगदीशपुर आरा बिहार में पड़ता है, तो जगदीशपुर में आरा का नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। आरा में कुंवर सिंह हैं, कुंवर सिंह आरा बिहार में पड़ा। इसी के साथ साथ में इलाहाबाद में नेतृत्व करता लियाकत अली है। इलाहाबाद पड़ेगा उत्तर प्रदेश
प्रदेश में लियाकत अली हो गए। लियाकत अली और यहाँ के दमनकर्ता जो है कह सकते हैं इलाहाबाद में जो दमन करता है वो जनरल नील थे। नील ने इसमें दमन किया, यहाँ विद्रोह को रोका। इसी के साथ साथ कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे, वास्तविक नाम इनका धोनूपंत था, तो धोनूपंत हो गए तो कानपुर में। इसके साथ साथ में कानपुर यहाँ पड़ेगा तो कानपुर के हो गए। यहीं पर बरेली में नेतृत्व करता थे खान बहादुर खान और दमन किया था कैंपबेल। ग्वालियर में तात्या टोपे गए थे, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। दमन करता जनरल हीरोज था ग्वालियर का। और झांसी में सर्वविदित है, हिंदी साहित्य में काफी चीजें हैं झांसी से रिलेटेड। तो मणिकर्णिका थी यहाँ पर। मणिकर्णिका मतलब थी रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका उनको कहा जाता। और यहाँ दमन करता हीरोज था। हीरोज ने ये कहा भी था कि अगर इस आंदोलन में कोई है, मर्दानी कोई है तो झांसी की रानी है। इस तरीके से बैरकपुर से विद्रोह शुरू होता है और भारत के कई हिस्सों में फैलता है। इसके साथ साथ में अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल की दमन करता है, कैंपबेल पहुंचता है। तो 1857 की क्रांति। उस समय अगर देखा जाए तो सैनिकों की बात करी जाए, सैनिक, तो सैनिकों में 2:1 का था। दो मतलब भारतीय, तो एक गुना क्या थे, ये ब्रिटिशर थे। तो भारतीय अंग्रेजी सेना का अनुपात जो था 2:1 था। भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, जबकि ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी कहा गया। भारत के का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर थे नेतृत्वकर्ता, जबकि ब्रिटेन के नेतृत्वकर्ता लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड पामस्टन थे, जो इन्होंने इनका कार्यकाल रहा था 1855 से 1858 और 1859 से लेकर 1865 तक रहा। ब्रिटेन की महारानी उस समय विक्टोरिया थी। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के राजनेता और गवर्नर जनरल थे। तो कैनिंग के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा था ब्रिटिशर्स का। हमारे नेता, भारत के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, दिल्ली में थे। बैरकपुर से मंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिटिश कादिर और अहमद उल्लाह अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार थे उस समय थे। कानपुर में नाना साहब, राव साहेब, नाना के भतीजे और तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान नाना साहेब के सलाहकार थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर बिहार जो पड़ता है, तो वहां पर कुंवर सिंह और अमर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। इस तरीके से नेतृत्व करता है। 1857 की क्रांति या विद्रोह का जो कार्यक्रम था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों के बीच बढ़ते असंतोष को उन चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के आदेश से और भी बल मिला। सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। यह तात्कालिक कारण था। 2 फरवरी 1857 बहरामपुर पड़ता है मुर्शिदाबाद, बंगाल में पड़ेगा। तो बहरामपुर 2 फरवरी की बात कर रहे हैं 1857। 2 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसने एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया था और जल्द ही इन्हें
भंग भी कर दिया अंग्रेजों ने। इस 19वीं नेटिव को भंग कर दिया। वहीं 8 अप्रैल की घटना, जब मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही जो थे मंगल पांडे को सार्जेंट मेजर पर फायरिंग करने के लिए उन्हें फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भड़क उठा और 11 मई आते आते बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया। धीरे धीरे दिल्ली, बॉम्बे, अलीगढ़, फिरोजपुर, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के अन्य जगह विद्रोह जो था भड़क उठा। और ये जो विद्रोह हर जगह भड़का और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल पड़ती है संभल। संभल जो है उड़ीसा में, यहाँ पर सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ये दोनों नेतृत्व कर रहे हैं। सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही ये दो लोग नेतृत्व कर रहे थे। वहीं बात करते हैं असम की। असम यहां पड़ेगा। यहां मनीराम दत्त थे। मनीराम दत्त थे। तो ये थे जो सिवान मनीराम दत्त असम में नेतृत्व कर रहे थे। तो ग्वालियर में तात्या टोपे थे। संभल उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही को आप लोग याद रखेंगे। आरा में कुंवर सिंह हो गए, इलाहाबाद में लियाकत अली हो गए, लखनऊ में बेगम हजरत महल हो गई, कानपुर में नाना साहेब हो गए, बरेली में बख्त खां हो गए, मेरठ में कदम सिंह हो गए। और कदम सिंह जो थे वो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। और बहादुर शाह जफर हो गए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हो। उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ जो है वो 3 जून 1857 को आजाद होने वाला देश का पहला जिला बना। आजमगढ़ 87 दिन तक अंग्रेजों से मुक्त रहा था। अब भारत में जनता बादशाही को वापस लाना चाहती थी अंग्रेजों की क्रूरता से। इसलिए 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को बादशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित किया गया। आजमगढ़ जो है जिले को 3 जून से 2 सितंबर तक आजाद रखा गया। और आजमगढ़ ही वो जिला है जहां से 25 अगस्त 1857 को घोषणा होती है बादशाही की वापसी कह सकते हैं। अब मन में उठता है कि विद्रोही चाहते क्या थे? ये इतना बड़ा विद्रोह था तो विद्रोहियों की चाहत क्या थी? विद्रोही चाहते थे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त थे। तो इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खास तौर पर जिसका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुका था, उन लोगों को धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है। अपने जीवन संपत्ति को जनता की कुशलता में लगाने की बात कही गई थी। बहादुर शाह जफर के घोषणा पत्र में कहा था कि अगर बादशाहत वापस आती है तो जमींदारों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, व्यापारियों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, सरकारी कर्मचारियों को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ के अधिकार देंगे, कारीगरों को वही जो पहले बादशाह तो होती थी प्रोत्साहित किया जाता था, हम कारीगरों को प्रोत्साहित करेंगे, पीड़ितों, फकीरों, पंडितों से भी आह्वान किया गया सभी बादशाही वापस लाने में मदद करें। अंग्रेजों को, इन क्रूर अंग्रेजों को देश से निकाल दिया जाए, ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन। इसीलिए ये स्वतंत्रता आंदोलन भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था। अगर हम साथ होके कोई गद्दारी न करते, अंग्रेज 1857 में ही भाग जाते। इस तरीके से 1857 का जो बादशाही हम चाहते थे, क्यों चाहते थे, क्यों ये
अंग्रेजों से हमें दिक्कत क्या थी, ऐसा क्या अंग्रेजों ने कर दिया था? तो हम उन कारणों को जानते हैं। सबसे बड़ा कारण है आर्थिक कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों से भारी कर वसूला जाता था, जिसके लिए उन्हें साहूकारों से, बैंकें तो थी नहीं इस तरीके की, तो उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और उच्च दर में लेना पड़ता था, रेट ज्यादा चुकाना पड़ता था। साहूकार क्या करते थे, उनकी भूमि ही जब्ती कर लेते थे, उनसे बेगार करवाते थे। दूसरा कारण आता है आर्थिक कारणों में, कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए शासक अब कारीगरों, शिल्पकारों के संरक्षक नहीं बन पाए थे और जिसके कारण वे दुखी थे। शासक ही दुखी था क्योंकि शिल्पकारों को जिसको प्रोत्साहन देना चाहिए, अभी तभी तो बादशाही के उसमें घोषणा पत्र में ये कारण रखा गया कि अगर शिल्पकारों को हम क्यों नहीं संरक्षण दे पा रहे हैं, उसका कारण। तीसरा कारण आता है आर्थिक कारणों में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों से भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट हो रहे थे। दूसरा, पहला तो आर्थिक कारण आपने समझा। जो आर्थिक कारण है, इसके साथ साथ और भी कारण थे, जनता बहुत ही असंतुष्ट थी, त्रस्त थी। दूसरा आर्थिक कारण आता है, दूसरा कारण आता है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक भी बहुत खुश नहीं थे, ये भी कारण है। प्रशासन ठीक नहीं चल रहा था और सरकार का प्रशासनिक कारण क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अक्षम होने के साथ साथ अपर्याप्त भी था। भारतीयों के रोजगार के संबंध में सर थॉमस मुनरो द्वारा पेश की गई सिफारिशों के बावजूद उस मोर्चे पर अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, ठोस कदम नहीं उठाया गया। कंपनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था और जहां भ्रष्टाचार होता है वहां पे लोग असंतुष्ट होते हैं। थर्ड है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारणों में बात करें तो 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसने लागू कर दिया था। अब जो व्यक्तिगत सिद्धांत जो था उससे क्या था, इसमें कोई भी अगर जिस राजा रानी के संतान नहीं है तो वो संतान गोद नहीं ले सकता, वो राज्य जो है वो अंग्रेजी शासन में मिल जाएगा, स्वतः मिल जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लाना ये राजनीतिक कारण में। सहायक संधि और प्रभावी नियंत्रण जैसे नीतियों से भी राज्यों के आंतरिक मामलों में जो घुसना शुरू कर दिया था, अब आंतरिक मामलों में ये अंग्रेज घुसने लगे। कोई राज्य है भाई, उसके आंतरिक मामलों में कैसे, वो सहायक संधि के द्वारा घुसने लगे, जिससे जो था लोग परेशान थे, शासक परेशान होने लगे। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि मुगल शासक फकीरुद्दीन की मृत्यु के बाद कैनिंग ने घोषणा की कि मुगल साम्राज्य की शाही उपाधियों और पैतृक संपत्तियों का त्याग होना चाहिए या त्याग देना चाहिए। जब किसी की उपाधियां आप छीन रहे हैं, कोई महाराजा लगाना चाह रहा है, कोई बादशाह लगाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये रोष होगा। तो ये कई कारण है, राजनीतिक कारणों में आते हैं। एक बात और आती है सामाजिक और धार्मिक। भाई समाज में जिस तरीके के समाज है अपने आप को बदलना नहीं चाहेगा। रूढ़वादी समाज है तो वो रूढ़वादी बना रहना चाहेगा। समाज सामाजिक और धार्मिक कारण, धार्मिक कारण भी है। सामाजिक धार्मिक कारणों की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा जो चल रही थी वो, विधवा पुनर्विवाह हो गया। ऐसे आदि थे, आदि का समर्थन जो था जिसे समाज के बड़े वर्गों ने स्वीकार नहीं किया। इसके
जो इसके अलावा भी मूर्ति पूजा की निंदा अंग्रेजों ने की, हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया, अंधविश्वासों और प्रथाओं के खिलाफ हुए। ये जो है धार्मिक और सामाजिक कारण जब हुए तो लोगों में असंतोष आक्रोश था। सैन्य कारण जो थे वो भारतीय सिपाहियों को किसी भी जात संप्रदाय के चिन्ह को धारण करने की पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कोई सिख है तो वो अपनी पगड़ी पहनेगा, कृपाण लेके चलेगा, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी एक कारण है सैन्य कारणों में। नाराजगी थी कि कैनिंग सरकार ने, कैनिंग वायसराय थे, कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा सूची अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया था कि बंगाल सेना के भविष्य के रंग रूटों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग के अनुसार कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर विदेश में युद्ध हो रहा है तो यहां के सैनिक वहां भी लड़ेंगे, या कहीं दंगा फसाद हो रहा है तो यहां की बटालियन वहां जाएगी। अंग्रेजों द्वारा पेश की गई एनफील्ड राइफल तात्कालिक कारण बना। राइफल के कारतूसों पर बीफ और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इसने हिंदू मुस्लिम दोनों को धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया और यही तात्कालिक कारण बना। सैन्य कारणों में ये कारतूस जो है, कारतूस आप समझ रहे हैं, ये कारतूस क्योंकि हमारे पास उसमें ग्रीस वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हम इसके कवर को जंगरोधी बनाने के लिए बीफ का इस्तेमाल करते थे। ये तो इसको ये मुंह से काटना पड़ता था, और मुंह से पंडित अगर काटेगा या कह सकते हैं मुस्लिम काटेगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों अगर काटेंगे तो उनके धर्म भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि एक तरफ सुअर का मांस, सुअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है। तो इसलिए ये एक तात्कालिक कारण बना, और कारण पहले से ही थे, हम अंग्रेजों से पहले ही से त्रस्त थे। तो इसलिए क्या है, एक कारण नहीं है, कई कारण। 1857 की क्रांति में इतने नेतृत्वकर्ता भी थे, लेकिन ये असफल रहा। रीजन्स ऑफ फेल्यूर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। फेल्यूर क्यों रहा? पहली बात तो ये रही कि सभी अपने निजी हित थे उनको साध रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई का अलग हित है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी को राज्य जा रहा, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत। विद्रोह स्थानीयकृत था, पूरे देश में जनता की भागीदारी का अभाव था। यह काफी हद तक उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में इन सबको, यहाँ पर ग्वालियर में धोखा दे, हर जगह दक्षिण पूर्व पश्चिम भागों में इसमें भाग नहीं लिया था, जिसमें कोई भी केंद्रीय नेता नहीं था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहादुर थे, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के अनुभव और संगठित क्षमता से मेल नहीं खा सके। हम ये नहीं कहते हैं सभी योद्धा थे, ओलंपिक, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश अधिकारी थे तो उनके अनुभव के आगे, उनकी एकता के आगे, उनके संगठन के आगे ये टिक नहीं सके। अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफल P53 जैसे बेहतर हथियार उपकरण थे, जबकि भारतीय सिपाही ज्यादातर तलवार और भाले से लड़ते। एक बहुत बड़ा कारण था। उनके पास एनफील्ड राइफल है, P53 है, ऐसे आधुनिक हथियार हैं। यह सफलता का कारण है। कई भारतीय शासकों जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, कश्मीर के महाराजा, ये जो आप देख रहे हैं कश्मीर, ये महाराजा यहाँ तक,
ग्वालियर के सिंधिया, ऐसे लोग जो थे, यहां तक कि तथा इंदौर के होलकर आदि ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया। उनके साथ ही अधिकांश जमींदारों, शिक्षित भारतीयों ने भी भाग नहीं लिया। आज भी तो यही है, शिक्षित वर्ग ये समझता, अपने आप को बहुत कुछ समझता, कोई आंदोलन में भाग नहीं लेता, गरीब तबका लेता है भाग। विदेशी विरोधी भावनाओं को छोड़कर भारतीय सिपाहियों के पास कोई एकीकृत विचारधारा या दूरदर्शी कार्यक्रम नहीं था। पहले से कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहा था। इस तरीके से असफलता हमारे हाथ लगी और इसी को 1857 के विद्रोह पर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे कि द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी है विनायक दामोदर सावरकर साहब ने। रिवेलियन 1857 सिपॉइज्म पूरनचंद जोशी साहब ने लिखी। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन ने लिखी। ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखी। रिलीजियन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 इकबाल हुसैन द्वारा लिखी। ऐसी किताबें लिखी जिनसे हमें जानकारियां मिलती हैं 1857 के बारे में, एक एक जानकारी मिल रही है सबने अपनी किताबों में। तो इसलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इतिहास में नाम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसका अंतिम उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। 1947 ईस्वी तक ये चला। राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी ने लगभग सभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के नेता के रूप में कार्य किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वाले मुक्ति आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अहिंसक तरीकों से, हिंसा नहीं, अहिंसक तरीकों का उपयोग करके भारत की स्वतंत्रता हासिल की। और महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलनों का उद्देश्य ही था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ना और भारतीयों के लिए अधिक से अधिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित करना था। आज ये जो भारत देख रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र होकर बोल पा रहे हैं, ये गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस 1857 की क्रांति के बाद ही चंपारण आंदोलन हुआ था। 1917 महात्मा गांधी की ने चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन, नील प्रणाली के को समाप्त करना था। लगातार गांधी जी ने आंदोलन चलाया, चंपारण चलाया। इसके बाद में आप आएंगे, गुजरात आ गए, खेड़ा सत्याग्रह चला, जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जो था एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। गांधी जी ने विरोध किया, उसके साथ साथ में 1919 खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाया गांधी जी ने, और उसी के साथ साथ 1920 आते आते असहयोग आंदोलन चलाया। 12 मार्च 1930 बिल्कुल रुके नहीं गांधी जी। असहयोग आंदोलन में एक वारदात हो जाती है, हम लोग अहिंसक चला रहे थे लेकिन हिंसा हो गई चौरी चौरा में, बंद करना पड़ा गांधी जी को 12 फरवरी 1922। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गांधी जी ने, करो या मरो कहा। उस समय 22 राय थे लॉर्ड लिलिथ को। उन्होंने कहा 1857 की क्रांति के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह है, और जो गांधी जी प्रण ले लेते थे उसको पूरा भी करते
करते थे। और इस तरीके से 1942 आ गया, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और 1947 को अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा भारत छोड़ने के लिए। और आज हम इस स्थिति में खड़े हैं तो उसके पीछे गांधी जी हैं। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को। इसका दूसरा नाम अगस्त क्रांति या सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसे भारत के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप, मालूम है किसका नाम? अलेक्जेंडर वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप, जिन्हें लॉर्ड लिलिथिगो कहा जाता है, उनका नाम है ये, जिनका कार्यकाल अप्रैल 1936 से लेकर अक्टूबर 1936 से लेकर अक्टूबर 1944 तक रहा। इन्हीं के समय में लाहौर अधिवेशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल का अकाल, 1937 के प्रांतीय चुनाव जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिली थी, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। वहीं पर वायसराय लॉर्ड लिलिथिगो जो थे, ने कहा था कि 1857 की क्रांति के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था 1942 के विद्रोह। अंग्रेजों को दी जाने वाली अंतिम चेतावनी थी, जोश से भरी हुई थी और भरी होनी भी चाहिए थी। इसलिए महात्मा गांधी ने यही बात थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इसमें विचार किया, टाइम लिया और सलाह ली लोगों की, ताकि एक ऐसा नारा दिया जा सके जिससे प्रतिबद्धता दिखे। नारे बहुत ही सहयोगी होते हैं, जैसे इनमें से एक नारा, एक विचार दिया था, गेट आउट कह दिया जाए, लेकिन इसमें एक फुअड़ता महसूस होती है, बदतमीजी जैसी महसूस होती है। ऐसा विचार गांधी जी ने कहा, गेट आउट शब्द नहीं। इसलिए गांधी जी ने, अंग्रेजों ने गेट आउट शब्द का यूज नहीं किया, गांधी जी ने इसको खारिज कर दिया कि गेट आउट नहीं, एक लोग सुझाया। फिर सरदार पटेल जी आए, उन्होंने 2 शब्द सुझाए गांधी जी ने, कहा रिट्रीट इंडिया, दूसरा शब्द कहा विड्रॉल इंडिया या विड्रॉ इंडिया। हालांकि इन्हें बहुत पसंद नहीं किया गया, ऐसे शब्द थे, कह सकते हैं सरदार पटेल जी ने सुझाए थे, लेकिन तो नहीं। इसी बीच यूसुफ मेहर अली जो है, कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे, मुंबई शहर के मेयर थे, उन्होंने क्विट इंडिया दे दिया शब्द, यानी भारत छोड़ो शब्द जो दिया गया, मेहर अली के द्वारा दिया गया, गांधी जी ने तुरंत हाथ लिया और इसी शब्द को शुरू कर दिया, कहा भारत छोड़ो आंदोलन। सुझाव दिया, महात्मा गांधी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और इससे पहले साइमन कमीशन जब आया था आयोग के खिलाफ आंदोलन जो हुआ था, तब यूसुफ मेहर अली ही थे, इन्होंने कहा था साइमन गो बैक, ये भी नारा उन्होंने दिया था। और जो नारे होते हैं, साइमन गो बैक कहा तो गो बैक होना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन जैसा नारा जिसने देश को आजादी दिलाई। तो नारे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं वो आप आज की राजनीति में देख सकते हैं। तो नारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम इस तरीके से 1947 जो है देश को आजाद करा पाए। अंग्रेज ऐसे एकाएक नहीं है, हमें एक श्रृंखला चलानी पड़ी। गांधी जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन ने या भारत छोड़ो नारे ने समूचे भारत के लोगों को प्रभावित किया और वो अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई में कूद पड़े। महात्मा गांधी आजादी की इस अंतिम लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दूसरी तरफ भारतीय भी अभूतपूर्व संख्या में इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जहां से आह्वान हुआ था अगस्त क्रांति मैदान, इसको आज के समय में कहते हैं अगस्त क्रांति, में भाषण देने वाले 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसमें से महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए और अबुल कलाम आजाद साहब थे। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त की सुबह इन नेताओं को जेल भेज दिया गया। गांधी जी को आगा खा पैलेस में रखा गया, बाद बाकी नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया। यही 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम अगर पूछा जाता है, वो अरुणा आसफली ही थी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान था उस समय, वहां पर भारतीय ध्वज फहराया था। महिलाओं का जोश आजादी दिलाने में हर वर्ग ने साथ दिया और महात्मा गांधी जी का अभूतपूर्व प्रयास सफल हुआ और 1947 आते आते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो थे उनकी ये पूरी श्रृंखला चली और आज जो हम हैं, तो इस तरीके से आपको इसके नोट्स भी अब मिल जाएंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है, नोट्स आपको बहुत जरूरी है। स्टडी मटेरियल आप लेते रहिएगा, ग्रुप में भेजा जाएगा, उसको आप पढ़िएगा और साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।